तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन वर्ड लिखा हुआ है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, क्योंकि हम लोगों का टर्म धातु और अधातु का चल रहा है। तो जैसे धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक शब्द आपका था मेटल, एक शब्द था आपका नॉन मेटल, और एक शब्द था आपका मेटलॉयड। मेटल को आपने क्या बोला था? धातु। नॉन मेटल को आपने क्या बोला था? अधातु। और इसको आपने बोला था उपधातु। तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है, इनमें जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है? तो धातु में सबसे पहला टर्म तो आप जान ही रहे हो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट था ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधातु नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। उपधातु के बाद क्या बोल सकते हैं? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। अगर हमको इनको मुख्य अंतर की बात बतानी है कि धातु, अधातु, उपधातु में क्या अंतर होता है, तो जो मेटल होता है वो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये 100% कन्फर्म है। जो नॉन मेटल्स या अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। इनमें कुछ लक्षण होता भी है और कुछ नहीं भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी उपधातु का निर्माण करना होता है कि भाई उपधातु बराबर क्या, तब आप ये बोल सकते हो बिल्कुल साधारण तरीके से कि धातु और अधातु को जब आप परस्पर जोड़ेंगे तो ये उपधातु का निर्माण होता है। ये उपधातु जो होता है वो धातु का भी लक्षण रखता है और अधातु का भी लक्षण रखता है। इसलिए ये उपधातुएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जहाँ धातुएं काम नहीं कर पाती या उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती, तो हम उपधातु का भी प्रयोग करके हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मेटल जो होता है। अब इसमें आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, इनमें धात्विक चमक होता है। इसमें क्या होता है? धात्विक चमक होता है। तो आप पढ़ते हैं कि जो नॉन मेटल्स यानी अधातु होते हैं उनमें धात्विक चमक नहीं होता है। तो ये भी एक ऐसा लक्षण होता है जो धातु और अधातु में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो ये सारा लक्षण जो हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में। धातु का एक सबसे विशेष गुण मैंने आपको बताया था, धात्विक लक्षण क्या होता है। तो आपने पढ़ा था कि धातुएं जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धनायन बनाती हैं। सबसे प्रबल धात्विक लक्षण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धातु धनायन बनाती हैं, जिसे हम कर्नेल कहते हैं। और ये जो अधातुएं होती हैं, जो आपकी अधातुएं होती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये ऋणायन बनाती हैं और ये धनायन बनाती हैं, तो धातु और अधातु में एक अंतर हो गया। धातु में आपने उदाहरण पढ़ा होगा ध्यान से कि अगर सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर आपका आयरन है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इस तरह। तो ये धातु धनायन का निर्माण करते हैं लोग। यहाँ पर जैसे मैंने कहा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो Cl नेगेटिव आयन बनाता है। सल्फर है वो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो सल्फर का ऋणायन बनाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधातु का मुख्य लक्षण है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का है और ये जो धातु का मुख्य लक्षण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का होता है।
तो सबसे ज़्यादा अंतर धातु और अधातु में इसका भी होता है। अब बात आती है क्या, अपवाद संबंधित या जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन लिखने का या अपवाद लिखने का क्या अर्थ है। अपवाद का मतलब होता है एक तरह से कि हम किसी तत्व या पदार्थ में जिस लक्षण की उम्मीद करते हैं और वो अपने उस लक्षण के विपरीत जाकर के कुछ प्रदर्शित करता है तो लगता है कि ये उसमें अपवाद है। अब धातु का धात्विक लक्षण अगर है ऐसा और उसमें कुछ ऐसी धातुएं हों जो अधातु की तरह भी व्यवहार करती हों तो इसका मतलब है कि वो धातु के लिए अपवाद है। इसी प्रकार कोई अधातु है, वो अपना अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है तो उनमें से कुछ अधातुएं ऐसी हो जाएं जो धातुओं के समान भी व्यवहार करने लगती हैं तो वो अपने लक्षण से विपरीत हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं अपवाद, कि धातुएं कुछ ऐसी हैं जिनमें अधातुओं के भी लक्षण आ जाते हैं और उनकी तरह वो व्यवहार करती हैं, और कुछ अधातुएं भी ऐसी होती हैं जो धातुओं के समान व्यवहार करने लगती हैं जबकि वो अधातुएं होती हैं। तो इसी को हम उनके अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। तो देखते हैं अपवाद क्या क्या है इनका, इस सीक्वेंस में आपको दिखाता हूं। धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं किंतु मरकरी, गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है। ये सभी कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती हैं। अब ये अपवाद के रूप में क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने बोला कि ये मरकरी जिसे आप Hg कहते हो, ये गैलियम जिसे आप Ga कहते हो और ये सीजियम जिसे आप Cs कहते हो, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं धातुएं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं धातुएं। अब ये धातुएं हैं तो इन्हें क्या होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। अगर इनको कठोर होना चाहिए तो ये किस रूप में होने चाहिए? ये ठोस रूप में होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई अगर ये धातुएं हैं तो इनका सबसे अहम गुण क्या है? ये कठोर होती हैं, और कठोर होने के साथ साथ क्या, ये ठोस के रूप में होती हैं। लेकिन इन सभी को क्या बोला जा रहा है? कमरे के ताप पर द्रव होती हैं। जरा ये ध्यान दिया जाए, द्रव होती हैं। तो ये रहा इनका अपवाद कि भाई आप धातु हैं तो आप में कठोरता होनी चाहिए थी, आपके अंदर ठोस रूप का मतलब वो लक्षण होना चाहिए, और आप कमरे के ताप पर क्या है? द्रव रूप में हैं। तो धातुएं तो कठोर और ठोस होती हैं तो ये लोग द्रव रूप में हैं, फिर भी अपने लक्षणों की वजह से, अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ये अपना धात्विक लक्षण प्रदर्शित करती हैं। इसलिए ये होती तो धातुओं की श्रेणी में है, लेकिन अवस्था के आधार पर देखा जाए कि धातुएं तो ठोस होती हैं, लेकिन ये तीन जो तत्व हैं ये धातु होते हुए भी ये द्रव के रूप में होते हैं। तो ये रहा धातु का अपवाद कि धातु में ये लोग होते हैं फिर भी न ये कठोर हैं और ना ही ये ठोस रूप में है। ये लोग किस रूप में पाए जाते हैं? द्रव के रूप में। इसलिए ये धातु में अपवाद के रूप में माने जाते हैं। अगला टर्म आपको बताते हैं, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। आयोडीन जिसका सिंबल या रिप्रेजेंटेशन आई होता है और ये एक अधातु है। आयोडीन को हम आई से व्यक्त करते हैं। आयोडीन, आयोडीन को किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। ये परमाणु रूप हो गया इसका, और जब हम इसको I2 के रूप में लिखते हैं तो ये अपने अणु रूप में आ जाता है, और इसको हम कहते हैं कि ये हैलोजन परिवार का सदस्य है और समूह 17 में उपस्थित है। ये मैं आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। आयोडीन का स्थान कहाँ है? तो आप बोलेंगे ये 17वें समूह में है। इस समूह को हैलोजन कहते हैं। उसमें सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
आयोडीन और एटेस्टीन आता है। इस तरह के 5 तत्व आते हैं जिन्हें हम हैलोजन परिवार या 17th ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आयोडीन है, और जबकि ये अधातु है, ये देखिए I2 रूप में पाया जाता है, जबकि धातुएं एक परमाणविक होती हैं। कभी आप Zn के नीचे 2 नहीं पाएंगे, सोडियम के नीचे भी अकेला है तो 2 नहीं पाएंगे, कॉपर को भी अकेले में 2 नहीं पाएंगे। ये लोग Zn, Na और Cu यानी एक परमाणविक होते हैं, और ये जितनी भी धातुएं होती हैं वो एक परमाणविक होती हैं। जबकि आयोडीन देखिए द्विपरमाणविक है, ऊपर से आयोडीन हैलोजन परिवार का तत्व है, और 2 आयोडीन परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इस तरह से एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। और ये अगर आपका बंध है तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, अधातु है। सबसे बड़ा लक्षण अधातु का क्या होता है, ये बंध निर्माण करते हैं, ये अपने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। हम आप कभी 2 सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हुए नहीं देख सकते। धातुएं कभी आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करती, अधातुएं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती हैं। तो ओवरऑल इतने रिजल्ट से ये पता चला कि हमारा आयोडीन जो है वो अधातु है, 17वें समूह में उपस्थित है, हैलोजन परिवार के अंतर्गत आता है, द्विपरमाणविक होता है, और ये ठोस रूप में है, ये ठोस रूप में पाया जाता है। यानी अगर ये ठोस है तो इसका मतलब ये धात्विक रूप में दिख रहा है। और दूसरी बात, ये चमकीली भी होती है, इसमें साइन या लश्चर पाया जाता है लाइक मेटल्स। तो हमें इनके इस लक्षण के आधार पर तो धातु की कैटेगरी में रखना चाहिए आयोडीन को, क्योंकि ये ठोस है और धात्विक चमक की तरह ये भी चमक प्रदर्शित करती है। तो ये जो 2 लक्षण आयोडीन का है, पहला ठोस रूप में पाई जाती है, दूसरा चमक प्रदर्शित करती है, और ये दोनों लक्षण किसका होता है, धातुओं का होता है। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी इन लक्षणों के कारण धातु के समान प्रदर्शित होती है, तो ये भी इसका अपवाद है। ठीक उसी प्रकार जैसे मरकरी, गैलियम, सीजियम धातु होती हैं लेकिन ठोस रूप में नहीं पाई जाती, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती हैं। तो धातुएं द्रव के रूप में तो होती नहीं है, धातुएं तो ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। तो ये धातु के लिए अपवाद है, और आयोडीन जो है अधातु के लिए अपवाद है। आयोडीन धातु के समान व्यवहार कुछ प्रदर्शित कर रहा है, और ये ऊपर की 3 धातुएं जो थी वो अधातु के समान व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं, इसलिए ये अपवाद की कैटेगरी में आता है। इसके पश्चात हम अगले टर्म को देखते हैं। अगला टर्म आपका आता है, कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है, और कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं ये हम आपको बताते हैं। कार्बन के अपर रूप, इन सबको तो हम पढ़ेंगे ही कि कार्बन अगर आपका है तो इस कार्बन का एक अपर रूप जो है वो आपका हीरा है, और इसका दूसरा अपर रूप जो होता है वो क्या है, ग्रेफाइट है। जबकि कार्बन किस रूप में पाया जाता है, अधातु है। अब हम ये बताएं, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। अगर ये सबसे कठोर होता है तो एक बात ये हो गया, दूसरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब ये 2 लक्षण पे हम बहस करेंगे। यहां पर ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम, जिसको आप कहते हैं मुलायम, या इसको आप कहते हैं सॉफ्ट होता है। दूसरा क्या होता है इसका लक्षण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक है।
ग्रेफाइट के बारे में चलते हैं। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन होता है और हीरा भी आपके कार्बन के अनगिनत परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं। कार्बन आपका क्या है, अधातु है, इसमें हीरा सबसे कठोर है। अगर कोई पदार्थ सबसे कठोर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये धातु के रूप में होगा। इसकी कठोरता अगर सबसे अधिक है, धातुओं से भी अधिक कठोर होता है ये हीरा, तो इसका मतलब है कि इसकी कठोरता के कारण हम इसमें धात्विक लक्षण व्यक्त कर सकते। और विद्युत का कुचालक होता है, तो यहाँ कुचालकता की वजह से ये अधात्विक लक्षण में आ जाता है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो तो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये विद्युत कुचालक है, लेकिन दुनिया का सबसे कठोर रॉक या चट्टान माना जाता है हीरे को। तो इसकी इस कठोरता की वजह से हम इसको धातु कह सकते हैं, और नीचे कुचालकता की वजह से हम इसे अधातु कहते हैं। और हीरा में ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं, तो ये भी एक तरह का अपवाद है। उससे बड़ा अपवाद क्या है, ग्रेफाइट भी कार्बन से निर्मित है। कार्बन आपका अधातु होता है, ग्रेफाइट मुलायम है, तो चलो मुलायम या सॉफ्ट होने की वजह से ये अधातु की कैटेगरी में आता है। लेकिन बाद में इसके नीचे वाले लक्षण को देख करके बताया जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का सुचालक होता है, और अगर ये विद्युत का सुचालक है तो ये किस रूप में अब आ गया, ये धातु के रूप में आ गया। इसका मतलब अधातु होते हुए अगर सुचालकता का गुण प्रदर्शित करता है ग्रेफाइट, तो इसके अंतर्गत धातु के लक्षण आ गए, तो ये भी एक अपवाद है। यहाँ दोनों लक्षणों को देखा जाए, उसके आधार पे हम अपवाद को स्पष्ट कर सकते हैं कि ये हार्डेस्ट रॉक है, यानी सबसे कठोर माना जाता है, तो अपनी कठोरता की वजह से ये धात्विक लक्षण दिखा रहा है, लेकिन विद्युत का कुचालक होने की वजह से ये अधात्विक भी है। एक पॉइंट इसका धात्विक बता रहा है इसको, और एक पॉइंट इसका अधात्विक बता रहा है। ठीक उसी प्रकार ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप होता है, अधातु का होता है अपर रूप, लेकिन ये मुलायम और सॉफ्ट होने की वजह से अधात्विक लक्षण दिखाता है। लेकिन ठीक नीचे वाले पॉइंट पे देखें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का सुचालक है, और ये लक्षण किसका होता है, धातुओं का होता है। तो ये दोनों केस ही देखिए, अधातु भी हैं और धात्विक लक्षण भी कुछ प्रदर्शित करने लगते हैं, इसलिए इसको भी अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं मुलायम होती हैं धातुएं, लेकिन अगर सोडियम का कोई भी क्रिस्टल या टुकड़ा होता तो उनको आसानी से ब्लेड या चाकू से काट सकते हैं, जबकि हम किसी अन्य धातु को ब्लेड या चाकू से नहीं काट सकते। हैं धातु लेकिन सॉफ्ट होते हैं और कट इजिली विथ नाइफ, यानी चाकू से इनको हम आसानी से काट सकते हैं। तो जो आसानी से कट जाए उसे क्या कहना चाहिए, अधात्विक लक्षण होता है। तो ये दो ऐसी धातुएं हैं, इनके सॉफ्टनेस को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल फोम की तरह, जिसको आप बोलते हैं ना इरेजर, रबर के समान होती है, बहुत सॉफ्ट होता है। सोडियम को हमेशा रंगीन बोतलों में केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये नमी और आर्द्रता के प्रति अत्यंत सुग्राही होता है। सोडियम जैसे ही नमी के संपर्क में आता है वो जल उठता है, इस वजह से हम इसे केरोसिन तेल में या दूसरे हाइड्रोकार्बन में अंधेरे में बोतल में बंद करके रखते हैं, और उन्हें आसानी से हम अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं और चाकू से भी काट सकते हैं। अब ऐसी कोई धातु जो हाथ से टूट जाए और उसे चाकू से काट दें, तो रूल के अनुसार ये होता है कि उनमें धात्विक लक्षण नहीं है, फिर भी ये धातुएं होती हैं, तो ये भी अपवाद की कैटेगरी में आती।